हेलो, नमस्ते। मेरा नाम है डॉक्टर अलीशा बब्बर और मैं एक पीडियाट्रिशियन यानी कि बच्चों की डॉक्टर हूँ। मैंने अपना पीडियाट्रिक्स में एमडी पीजीआई चंडीगढ़ से किया है और इन वीडियोस के थ्रू मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप ऐसी क्या चीज़ें कर सकते हैं जिनसे आपके बच्चे का मेंटल फिज़िकल ग्रोथ बेटर हो सकता है, यानी कि बच्चे के ओवरऑल विकास में क्या क्या चीज़ें अच्छी हो सकती हैं, बेटर हो सकती हैं, उनके बारे में आपको कुछ टिप्स देने के लिए मैं ये वीडियोस बना रही हूँ। आज के वीडियो में मैं ये डिस्कस करना चाहती हूँ कि आप अपने 0 to 2 इयर्स तक के बच्चे को क्या फ़ीड करना चाहिए। तो जैसे आप जानते हैं कि ये जो पीरियड होता है पहले 2 साल का, इसमें फीडिंग बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। बट ऐसा इसलिए है क्योंकि एक कॉन्सेप्ट होता है पहले 1000 डेज़ ऑफ लाइफ, ज़िंदगी के पहले 1000 दिन। अब ये पहले 1000 दिन इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं क्योंकि इन्हीं में बच्चे का जो मेंटल ग्रोथ यानी कि दिमागी विकास है वो सबसे ज़्यादा होता है। तो 1000 डेज से मतलब है जो प्रेगनेंसी के अंदर बच्चा माँ के पेट के अंदर रहता है तब, और उसके बाद के जो 2 साल होते हैं। इसीलिए सबसे पहले तो प्रेगनेंसी में जो मदर का डाइट है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसमें आयरन कैल्शियम जैसे एडवाइस किया जाता है वैसे लेना बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद बच्चे के बर्थ के बाद इस चीज़ में कोई डाउट नहीं है कि बच्चे को क्या फीड देना है। उसमें सिर्फ माँ का दूध ही बच्चे के लिए अमृत, उसका दूध वही काफ़ी होता है जो माँ का अपना दूध है बच्चे के लिए। 6 मंथ्स के एज तक वही फीड करना है, ऊपर से कोई पानी कोई हनी कुछ भी नहीं देना, सिर्फ माँ का दूध देना है। उसके साथ हम विटामिन डी बच्चे को लेने के लिए बोलते हैं। विटामिन डी 400 यूनिट्स जितना एक दिन में एक बार रोज़ लेना है 6 महीने के एज तक। अब मेन बात आती है कि 6 महीने के बाद बच्चे को क्या देना है, जब हमें माँ के दूध को सप्लीमेंट करना है या कॉम्प्लीमेंट करना है किन्हीं और चीज़ों के साथ, और इस फीडिंग को बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग। तो इसके बाद ये डिस्कशन ये होगा कि हमें कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग यानी 6 महीने के बाद बच्चे को क्या फीड देना है, क्या क्या हम दे सकते हैं, कितनी मात्रा में देना है, कितनी बार देना है दिन में, और उसमें हम और क्या ऐड कर सकते हैं, उसमें हमें बनाना कैसे है और क्या गलतियाँ होती हैं और हम क्या सुधार कर सकते हैं। और इस सब में कुछ मिसकंसेप्शंस हैं तो उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली बात है कि 6 महीने का पीरियड कैसे हमने डिसाइड किया। तो आप जानते हैं कि इसी पीरियड पे जो बच्चा है वो थोड़ा बैठने का, सहारे से बैठने लग जाता है, सराउंडिंग में इंटरेस्ट आने लग जाता है बेबीज़ को, और वो देख रहे हैं कि हमारे घर में आसपास कोई क्या खा रहा है, उनका टीथ का एक्टिविटी स्टार्ट हो जाता है, वो थोड़ा थोड़ा च्यू करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इसलिए ये जो कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग है वो इस पीरियड में स्टार्ट किया जाता है। नॉट ओनली दिस, इसी पीरियड में ही बच्चे का जो डिमांड्स है, अब वो मैटरनल जो ब्रेस्ट मिल्क है उससे एडिक्वेटली कम्प्लीटली फुलफ़िल नहीं होता है, उससे उसका जो शरीर को ज़रूरत है न्यूट्रिएंट की या पोषण की वो कम्प्लीटली वहाँ से नहीं मिल पाता है। इसलिए इस पीरियड में एट 6 मंथ्स रफली, और अमेरिका की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग थोड़ा जल्दी भी शुरू कर सकते हैं, पर हमारे देश में हम 6 महीने पे ही स्टार्ट करते हैं। अब कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग से पहले बच्चा सिर्फ माँ का दूध ले रहा था, बट 6 महीने पे हमें बच्चे को कुछ और देना है। तो वो कुछ और क्या हो सकता है, एक तो दूध में ही हम कुछ ऐसी चीज़ें ऐड कर दें कि वो जो दूध है उसका न्यूट्रिशियस जो क्वालिटी है, जो उसमें पोषण है वो बढ़ जाए, या फिर हम कुछ और चीज़ें दे सकते हैं। तो जैसे आप जानते हैं हमारे इंडिया में चावल और आटा, ये ही दो मेन चीज़ें होती हैं जिनको हम अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो या तो हम उसको दूध को खीर बना दें, या हम उस बच्चे को हलवा दे दें, या दूध के अंदर हम और चीज़ें ऐड कर सकते हैं, जैसे ब्रेड को मैश करके ऐड कर सकते हैं। अगर इस सब को छोड़ दो तो दाल के बेस पे हम चीज़ें बना सकते हैं, जैसे दाल के अंदर हम घी डाल के रोटी को मैश करके। तो ये पीरियड है जब आपका ग्राइंडर और मैशर जो है उन दोनों का सबसे ज़्यादा यूज़ आता है, क्योंकि एवरी पॉसिबल थिंग को आपको मैश करना है, ग्राइंड करना और बच्चे को देना है, क्योंकि बच्चा ऐसे च्यू तो कर नहीं सकता, चबा नहीं सकता, सिर्फ स्वालो कर सकता है, निगल सकता है। तो ग्राइंड करना है और मैश करना और बच्चे को देना है हमको। तो दाल की बात कर रहे थे, दाल में आप रोटी ऐड कर सकते हैं एकदम अच्छे से मैश करके, और उसमें आप ब्रेड ऐड कर सकते हो। तो इसमें आपका अनाज यानी कि चावल और जो आटा है उससे बनी हुई रोटी को या ब्रेड को मैश कर दिया,
और एक हमारा जो दूसरा प्रोटीन का सोर्स है यानी कि दाल या फिर मिल्क, वो पूरा होता है। इसके अंदर हमें और विटामिन और मिनरल को ऐड करना है ताकि हमारा ये जो डाइट है बच्चे का, ये एक बैलेंस्ड डाइट जैसा बन जाए। तो उसको ऐड करने के लिए हम सब्ज़ी को भी, कोई भी सब्ज़ी को मैश करके उसमें ऐड कर सकते हैं, है ना। और इसमें फ़ैट को भी ऐड करना चाहते हैं हम तो इसमें घी भी ऐड कर सकते हैं। तो घी को ऐड करने से या थोड़ा चीनी डालने से दूध में, बहुत चीनी नहीं, थोड़ा चीनी डालने से, दाल में घी डालने से, ये इस पूरे जो मील है बच्चे की, उसका जो न्यूट्रिशियस क्वालिटी है यानी कि जो कितना पोषण या कितना एनर्जी वो बच्चे को देता है वो बहुत इंक्रीज़ हो जाता है। तो आप जानते हैं कि इस टाइम पे जो बच्चों का पेट का कैपेसिटी है वो कम रहता है। तो अगर हम सोचें कि बहुत खाए बच्चा, बहुत ज़्यादा अंदर ले ले, वो पॉसिबल नहीं है। बच्चे का क्वांटिटी जो होगा फूड का वो कम ही रहेगा। बट इस टाइम पे एज मदर ये इम्पॉर्टेंट है कि आप उस बच्चे की फूड की क्वालिटी को इंक्रीज़ करो। तो एक गलती जो अक्सर हम इंडियन होम्स में देखते हैं जो होती है वो ये होता है कि दूध के अंदर भी पानी मिला दिया जाता है या दाल में भी पानी मिला दिया जाता है। तो उससे तो जो हम बेसिक फूड है उसका क्वालिटी को और ख़राब कर रहे हैं। और वो जो मतलब क्वांटिटी तो बच्चा उतना ही लेगा, तो आप वो उसको पानी वाली चीज़ देंगे तो उससे उसको फ़ैट और प्रोटीन तो नहीं मिलेगा। तो इसको करने की बजाय आप नॉर्मल चीज़ जो भी है, जैसे आप अगर दाल दे रहे हैं तो उसमें घी ऐड करिए, उसमें रोटी को मैश करके, सब्ज़ी को मैश करके ऐड करिए। और ये सब तो मेन डाइट है। इसके साथ हमने बच्चे को स्नैक्स जैसी चीज़ें देनी है। तो स्नैक्स का मतलब है कि हम फ्रूट्स दे सकते हैं। फ्रूट्स में जैसे हमारा बनाना हो गया, पपाया हो गया, मैंगो हो गया, इनको मैश करके हम बच्चे को दे सकते हैं। ये है कि हमने देना क्या है ना। इसके बाद आता है कि देना कितना है और कैसे है। तो कितना है के लिए, जैसे आप 6 महीने पे अगर फीडिंग के साथ साथ कुछ स्टार्ट करें तो ब्रेस्ट फीडिंग को कम नहीं करना है। जितना ब्रेस्ट फीडिंग चल रहा है आपने करते रहना है, जितनी बार बेबी मांग रहा है ब्रेस्ट फीड करना ही है। बट उसके साथ दिन में एटलीस्ट 3 से 4 बार आप बच्चे को एक एक चम्मच से शुरू करेंगे फूड देना। 1 चम्मच का मतलब पहले 1 टीस्पून जितना, फिर 1 टेबल स्पून, मतलब छोटा चम्मच दोगे, फिर बड़ा चम्मच दोगे, ऐसे कर करके धीरे 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 आप वो जो क्वांटिटी है उसको बढ़ाते चले जाएंगे और इतने पे ले आएंगे कि 9 महीने के आसपास, 9 से 11 महीने के बीच में बच्चा 1 कटोरी एक टाइम पे लेने लग जाए। और जो ये चीज़ आप ऐसे एक दिन में पहले 3 बारी या 4 बार दे रहे थे, अब आप कोशिश करो कि ये 4 से 5 बार, 9 से 11 महीने के बीच में 4 से 5 बार बच्चा ही लेने लग जाए। और साथ में दूध तो जो वो पी रहा है, ब्रेस्ट फीडिंग चल रहा है तो चलना चाहिए। अगर ब्रेस्ट फीड बच्चा करना बंद हो चुका है इस टाइम पे, तो वो ये जो फ्रीक्वेंसी है कि कितनी बार आप ये देना चाहते हो जो हमने ऐसे फूड बनाया है, वो बढ़ जाना चाहिए। वो फिर अगर 5 बार ले रहे थे तो वो 6 बार कर दीजिए, 4 बार करें तो 5 बार कर दीजिए। तो ये, इससे मैंने आपको ये बताया कि 6 से 9 महीने के बीच में तो आप ऐसे मतलब कोशिश करें कि इस्टेब्लिश हो जाए या शुरुआत हो जाए कि वो कुछ और भी ले रहा है। वो भले एक छोटे चम्मच से शुरू हुआ, फिर एक बड़ा चम्मच हुआ, फिर कर करके कटोरी तक पहुंच गए आप, जब तक वो 9 या 12 महीने का हो गया। फिर 12 महीने के बाद से तो 1.5 कटोरी जितना खाना एटलीस्ट 4-5 बार बच्चे को दिन में लेना है। तो इस टाइम पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मिसकंसेप्शन रहता है कि थोड़ा सा खा लिया बच्चे ने ठीक है। और एक ही मिसकंसेप्शन या एक गलती जो पेरेंट करते हैं वो ये रहता है कि कितना थिक होना चाहिए, जो खाना हम बच्चे को दे रहे हैं वो कितना थिक होना चाहिए। आपने यूट्यूब में और वीडियोस में भी कहीं देखा होगा कि ऐसा बोलते हैं कि पानी जैसे जैसे निकल, मतलब टप 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 होकर हो जाए वैसा होना चाहिए। ये बिल्कुल गलत है। जो आप बच्चे को फीड दे रहे हो वो थिक होना चाहिए, क्योंकि ये बच्चे में निगलने की क्षमता अब तक आ चुकी है। इट शुड बी थिक। तो अगर आप चम्मच से उठाएं तो वैसे पानी की तरह टपकना नहीं चाहिए वो, मतलब ऐसे चम्मच से थोड़ा सा निकले पर पूरा नीचे ना जाए, ऐसा उसका जो मतलब कंसिस्टेंसी ऑफ द फूड वैसा होना चाहिए। ओके, तो ये हमने बात किया कि बच्चे को क्या देना है, कितनी बार देना है और वो खाना कैसा होना चाहिए। अब जो हम ये बात कर रहे हैं कि 1 साल से बड़ा हो गया बच्चा, अब तो उसके बाद क्या हो, उसके बाद तो फिर बच्चे को एक तरह से जो आप अपना मतलब 1.5 कटोरी तो दे रहे हैं और जो आप इकट्ठे बैठ के खाना खा रहे हैं उस टाइम पे साथ में बच्चे को भी ऑफ़र करिए। जो आपका फैमिली पॉट से सब लोग खा रहे हैं, बच्चे को उसमें से भी आपको ऑफ़र करना चाहिए कि ये भी ट्राई कर सकते हो। अब कुछ स्पेशल चीज़ें आती हैं जो पहले 1 साल में अवॉइड करनी चाहिए, पहले 1 साल में बच्चे को नहीं देनी चाहिए। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है गाय का दूध।
तो गाय का दूध जो होता है उससे काफ़ी एलर्जीज़ हो सकती हैं बच्चे को, मतलब पेट की एलर्जी का और स्किन की एलर्जी का डर रहता है। तो इसलिए अवॉइड करने के लिए कहा जाता है। हम ओपीडी में अक्सर देखते हैं कि 2-3 महीने के बच्चे को ही गाय का दूध दिया जा रहा है। तो पहली बात है कि 6 महीने से पहले तो माँ के दूध के अलावा कोई दूध ही नहीं देना, और उसके बाद भी अगर आपको ऐड करना है भैंस का दूध ऐड कर सकते हैं, पर गाय का दूध ऐड नहीं करना है। ओके। और पानी तो दूध में कभी नहीं ऐड करना। ऑल्सो जो आपने ये सब कुछ जो आपको मैंने बताया कि क्या क्या आप दे सकते हैं, उसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि आपने बनाना कैसे और बच्चे को देना कैसे है। तो बनाने के लिए हम यही रिकमेंड करते हैं कि मदर को खुद अपने हाथ साफ़ करके वॉश करके अच्छे से फिर फूड बनाना चाहिए। जिन बर्तनों में वो फूड बनाया जा रहा है वो साफ़ होने चाहिए, अच्छे से धुले हुए होने चाहिए। और बच्चे को अपनी गोदी में लेके आपको शुरू में तो खुद ही फीड कराना चाहिए। उसके बाद जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाए तो थोड़ा उसको अपने आप भी, जैसे फिंगर फूड्स होता है, अपने आप भी वो जब लेने के लायक हो जाए तब ठीक है। खाना खाने से पहले आपके हाथ धुले होने चाहिए, आपके बच्चे के हाथ अच्छे से धुले होने चाहिए। जिस एनवायरनमेंट में आप खा रहे हो वो सब साफ़ बर्तन साफ़ होने चाहिए। और वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि बॉटल फीडिंग नहीं करना है। बॉटल फीडिंग को करने का कोई फ़ायदा नहीं है, और उससे बच्चों में डायरिया यानी कि दस्त होने का जो चांस होता है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो डायरिया ना हो बच्चे को, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बॉटल फीडिंग को बंद कर दिया जाए, क्योंकि बॉटल जितना भी आप साफ़ रखने की कोशिश करते हैं वो अक्सर साफ़ रहता नहीं है। ओके, अब इसमें और मैं आपको ये ऐड करना चाहूँगी कि जो काऊ मिल्क के बारे में बता दिया आपको मैंने, और एग्स के बारे में भी बता सकती हूँ। तो एग्स भी ऐसे मानते हैं कि थोड़ा एलर्जिक फूड है, तो उसको पहले 6 मंथ्स में बिल्कुल अवॉइड करते हैं। और जो हनी है, हनी को पहले 1 ईयर में नहीं देना है, क्योंकि मतलब इससे बॉटुलिज्म नाम की एक बच्चों को बीमारी होने का चांस होता है। तो फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ में हनी बच्चे को नहीं देना है। इसके साथ साथ इम्पॉर्टेंट है कि पीनट्स या ऐसी जो चीज़ें जो बच्चे निगल के हो चांस है कि उनके गले में फंस जाएं, ऐसी सी चीज़ें बच्चों को नहीं देनी है, और बच्चे के रीढ़ से थोड़ा दूर रखनी है ताकि ऐसा ना हो कि वो निगल लें। तो हमारी कंट्री में जो ऐसे निगल के सांस की नली में कुछ फंस गया, ये सबसे ज़्यादा पीनट्स के साथ ही देखा जाता है, मूंगफली के साथ। तो वो नहीं करना है हमें, वो बच्चे को नहीं देना है। अगर आप बच्चे को नट्स या फिर जैसे ड्राई फ्रूट्स हैं, इनमें जैसे ज़्यादा एनर्जी रहता है, इनको ये बच्चे को देना चाहते हो तो पहले उनको ग्राइंड करिए, और जो हमने उसके लिए वही दाल बनाई थी जिसमें हमने घी डाला था, उसी को उसमें ऐड करिए, अपने ड्राई फ्रूट्स के ग्राइंड मिक्सचर को, और उसमें ऐड करके बच्चे को दीजिए। अब इसमें कुछ और इम्पॉर्टेंट बातें ये आती है कि जब आप किसी बच्चे को कुछ नई चीज़ देना स्टार्ट करते हैं तो चांस, मतलब फूड एलर्जी होना एक कॉमन चीज़ है बाहर के देशों में, बट इंडिया में उतना कॉमन नहीं है। पर हम ये नहीं बोल सकते कि कोई चांस नहीं है। तो एक टाइम पे कुछ एक न्यू चीज़ शुरू करो, 2-3 दिन के लिए उसको दो, और फिर उसके बाद कोई और नई चीज़ शुरू करो। जैसे आपका बच्चा 6 महीने का हो गया, तो अब आप मैश्ड आलू शुरू कर दिया आपने, 2-3 दिन आपने मैश्ड आलू दिया, आपने देखा बच्चा ठीक है। फिर तीसरे दिन आपने मैश्ड पटेटो तो हो गया, अब मैश बनाना स्टार्ट कर दिया, तो आपने देखा वो भी बच्चा अच्छे से। तो फ्रूट्स वगैरह से जनरली एलर्जी नहीं होती है, बट किसी पर्टिकुलर चीज़ से आपको लग रहा है जैसे कि एलर्जी हो रहा है, जैसे सोया से एलर्जी हो सकता है, कॉमन रहता है, पीनट से एलर्जी हो सकता है। तो ये सब चीज़ें जब आप शुरू कर रहे हो स्पेसिफिकली, तो आप पहले 1-2 दिन के लिए देखो, और इस टाइम पे जब आप ये नई चीज़ ऐड कर रहे हो डाइट में, तो आप ध्यान दो कि आपने और कुछ नया ऐड नहीं करना है उस टाइम पे, क्योंकि फिर आपको पता नहीं चलेगा कि एलर्जी किस चीज़ से हुई। और एलर्जी के लक्षण क्या रहते हैं? एलर्जी के लक्षण रहते हैं कि कभी कभी लूज़ मोशन लग जाते हैं, स्किन में दफड़ जैसे कुछ स्वेलिंग जैसे हो जाते हैं, ये आपके एलर्जी के लक्षण रहते हैं। ओके, तो एक टाइम पे जब आप कुछ नया स्टार्ट कर रहे हो तो 2-3 दिन का गैप देके फिर कुछ नया ऐड करेंगे, तो आपको पता रहेगा कि अच्छा इस चीज़ से बच्चे को प्रॉब्लम है। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे को ज़बरदस्ती ना देना और ओवर फीड ना करना, क्योंकि अगर आप ज़बरदस्ती कोशिश करेंगे तो बच्चे का फीडिंग के पूरे प्रोसेस में इंटरेस्ट लूज़ हो जाएगा। और ऐसा नहीं है कि बच्चे को खाना ही नहीं है, उसको भी खाना, उसको भी इंटरेस्टिंग ही लगेगा, बट आपका तरीका अच्छा होना चाहिए। फीडिंग के टाइम पे बच्चे को अपनी गोदी में लेके एक इंटरेक्टिव तरीके से फ़ीड कराएंगे तो बच्चे काफ़ी इन्जॉय करते हैं जब हम उनको इंटरेक्टिवली फ़ीड करते हैं।
आजकल पेरेंट्स गलती करते हैं कि उस टाइम पे कुछ टीवी लगा देते हैं, कुछ वीडियो लगा देते हैं और खुद इंटरेक्ट नहीं करते हैं। उससे बच्चों में और प्रॉब्लम, स्पीच डिले जैसी चीज़ें होने लग जाती हैं। तो बेस्ट ये है कि आप अपने फ़ोन, टीवी, मोबाइल को दूर रखो, बच्चे को अपनी गोदी में लो, खुद अपने चम्मच से उसको खिलाओ जब तक वो खुद चम्मच से खाने ना लग जाए। इससे आपका इंटरेक्शन तो बढ़ेगा ही, बच्चे का फीडिंग में इंटरेस्ट काफ़ी इंक्रीज़ हो जाएगा फ्रॉम द बिगनिंग सही तरीके से। क्या चीज़ें नहीं करनी है आपको, जो एक तरीके में मैंने बोला कि बॉटल फीड नहीं करना है, काउज़ मिल्क पहले फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ में नहीं देना है। और उसके बाद ये इम्पॉर्टेंट है कि जो ये जूसेस आते हैं पैक्ड या जो पैक्ड स्टफ़ आता है, तो ऐसे यूजुअली मानते हैं पेरेंट्स कि वो सब कुछ जो है उसमें ज़्यादा न्यूट्रिएंट है, स्पेशली अगर ब्रांड ज़्यादा एडवर्टीज़मेंट करते हैं तो। बट ये जो पैक्ड चीज़ें हैं वो आपके घर के बने हुए फ्रेश खाने को कहीं से भी कंपैरिजन करें तो कहीं भी क्लोज़ नहीं आता है। इस पॉइंट पे मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि जो आप खाना बना रहे हैं, आपने कुक किया है, उसको अगर आप फ्रिज में नहीं रख रहे हैं तो 2 या 3 घंटे से ज़्यादा के बाद यूज़ नहीं करिए। और अगर आपने फ्रिज में रखा था खाना तो फिर उसको वार्म करके फिर दे सकते हैं बच्चे को। बट फ्रेश खाना खिलाने की ही हमेशा कोशिश करनी है। प्रोलॉन्ग्ड स्टोर्ड फूड को का यूज़ इसे डिस्करेज करना है। आई थिंक मैंने आपको इस वीडियो में काफ़ी सब पॉइंट्स बता दिए हैं। अगर कुछ पॉइंट्स इसमें मुझे ऐड करने होंगे तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। अगर आपको जो वीडियोस चाहिए आप मुझे बता सकते हो इस वीडियो में कमेंट करके। इस वीडियो का जो बेसिस है, मैंने इंडियन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स का एक पेरेंटल गाइडलाइन फॉर इन्फेंट फीडिंग है, उससे मैंने ये चीज़ें आपको बताई हैं। तो आप ये, अगर आप ये पढ़ना चाहते हो तो इंडियन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स का पेरेंटल गाइडलाइन फॉर कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग अवेलेबल है इंटरनेट में फ्रीली, आप उसको देख सकते हैं, आपको और ज़्यादा गाइडेंस मिलेगा। और आई थिंक दिस वुड बी इनफ। ठीक है, इसमें मैं आपको ये एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि यूट्यूब जैसी चीज़ें या इंस्टाग्राम जैसी चीज़ें हमारी कंट्री में ऐसी फीमेल्स के पास हैं जो थोड़ा पढ़े हैं, बट आप क्योंकि एजुकेटेड होते हैं, आपको पता रहता है कि क्या करना है क्या नहीं करना, आपके लिए इन वीडियोस से फ़ायदा है। बट इससे ज़्यादा फ़ायदा उन लोगों के लिए जिनके पास यूट्यूब नहीं है। आपके घर में कोई कुछ काम करने के लिए कोई आते हैं, या आप ऐसे किसी जगह पे जाते हैं जहाँ आपको लगता है कि ऐसे पॉपुलेशन है, ऐसे लोग हैं जो खुद से यूट्यूब नहीं देख पा रहे, आप उनको ऐसी वीडियोज़ दिखाओ जिससे वो अपने बच्चों को आगे सही तरीके से फीड करें, ताकि कल को उनके बच्चों में अंडर न्यूट्रिशन कम हो, हमारे देश का सुधार हो। नमस्ते, थैंक यू, बाय बाय।